भारत में गैस और तेल को लेकर जो हाहाकार मचा हुआ है, जो क्राइसिस और बहरान पैदा हो गया है, वो जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, बल्कि सिलसिला लंबा चलेगा और लंबे अरसे तक आपको झेलना पड़ेगा। आपको तैयारी कर लेनी है, इन हालात से कैसे निपटना है, उसकी भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जल्दी ये जो बहरान है, क्राइसिस है, ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर आपको अभी गैस नहीं मिल रहा है और आप लकड़ी से खाना बनाने पर मजबूर हैं, तो 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में ये क्राइसिस ख़त्म होने वाला नहीं है। अगर आपको पेट्रोल नहीं मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है, तो ये क्राइसिस भी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, देश के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने देश की पार्लियामेंट में पूरी कौम से, पूरे देश से खिताब करते हुए कहा है। आप सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। आपने सुना देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब को। वो साफ कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है, अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जो लड़ाई जारी है, उस जंग का पूरी दुनिया पर असर पड़ा है। भारत भी उससे बुरी तरह मुतासिर हुआ है और भारत में गैस, तेल और दूसरी चीज़ों का जो बहरान पैदा हुआ है, वो बहरान लंबे अरसे तक जारी रह सकता है। हमें इसकी आदत डालनी होगी और इसी के सहारे हमें जीना होगा। देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने आज देश की पार्लियामेंट से खिताब किया। 24 मिनट तक उन्होंने भाषण दिया। उम्मीद यही थी देश की आवाम को, पूरे हिंदुस्तान को, कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब का भाषण होगा तो वो सोल्यूशन की बात करेंगे, वो हल बताएंगे और शायद ये बताएंगे कि उनकी ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान से बातचीत हुई है, ईरान के ज़िम्मेदारों से बातचीत हुई है और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को भारत के लिए ओपन कर दिया है। लेकिन ऐसा कोई भी पैगाम भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने देशवासियों के नाम नहीं किया। उन्होंने अपनी स्पीच में ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमले की मजम्मत ज़रूर की, उसकी तनकीद की। उन्होंने ये भी बताया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की वजह से, वहाँ जंग होने की वजह से भारत को क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने डेटा बाज़ाब्ता बताया कि भारत में मिडिल ईस्ट से या स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से तेल कितना आता है, गैस कितना आता है और खाद कितना आता है, कितना नुकसान हो रहा है भारत का, क्योंकि खाद का मामला हो या पेट्रोल का मामला हो, डीजल का मामला हो, ये सब तकरीबन 50-60% से ज़्यादा ही स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से भारत में आता है और भारत पर इसका साफ असर दिख रहा है। लेकिन एक मरतबा भी देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में अपने खिताब में ये नहीं कहा कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कर दिया जाएगा। कल ऐसा लग रहा था, क्योंकि देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 21 मार्च को ट्वीट करके जानकारी दी और उन्होंने कहा कि ईरान के सदर से उनकी बातचीत हुई है, ईरान पर होने वाले हमले की उन्होंने मजम्मत की है। तो लग रहा था कि शायद ईरान ने भारत को यकीन दहानी करा दी हो कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को भारत के लिए ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को भारत के लिए ओपन किया जाएगा। और जब भारत के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया है, उसका मतलब है कि ईरान ने भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन नहीं किया है। हालांकि भारत सरकार ने अब कंडम भी कर दिया है। इसी तरह भारत सरकार ने ईरान के लिए मदद भी भेजी है। फारसी में नरेंद्र मोदी साहब ने ट्वीट किया। इसके बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन नहीं किया गया है। इधर भारत में गैस का जो क्राइसिस है बढ़ता जा रहा है। गैस सिलेंडर जो आपके घर में पहुंचता है, जिससे आप खाना बनाते हैं, और उस गैस सिलेंडर में गैस 14 लीटर होता था, लेकिन अब सिर्फ 10 लीटर ही गैस रहेगा। इसी तरह पेट्रोल पंप की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां देखा जा रहा है कि
गाड़ियों की भीड़ लगी है, टू व्हीलर्स की, फोर व्हीलर्स की, और हर पेट्रोल पंप की यही सूरत हाल है। और इंटरनेशनल मीडिया में भारत की ये तस्वीरें छप रही है कि भारत में पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंप पर लंबी कतार लगी हुई है, लंबी लाइनें लगी हुई है, लोगों में डर और खौफ का माहौल है। सोशल मीडिया पर अब लकड़ी से खाना बनाने की तस्वीरें वायरल हो रही है। चाय के जो दुकानदार हैं वो अब लकड़ी के चूल्हा पर लकड़ी से खाना बना रहे हैं, क्योंकि गैस नहीं मिल रहा है। गैस की कीमत सरकार ने इंडिया में बढ़ा दी है। उसके अलावा सीएनजी की कीमत बढ़ा दी गई है, पेट्रोल की भी कुछ कीमत बढ़ाई गई है। और एक्सपर्ट ये मान रहे हैं कि अभी बंगाल में चुनाव होना है, आसाम में चुनाव होना है, और भी कई राज्यों में चुनाव होना है। इस वजह से ज़्यादा कीमत नहीं बढ़ाई गई है पेट्रोल की या गैस की। जैसे ही चुनाव होगा बड़ी मिकदार में या बड़े लेवल पर कीमत को बढ़ाया जाएगा और नुकसान उठाना पड़ेगा भारत के अवाम को, यहाँ के लोगों को। राजदीप सरदेसाई जो सीनियर जर्नलिस्ट है, इंडिया टुडे में एडिटर है, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने बताया कि पाकिस्तान, इजिप्ट और तुर्की इनके फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत हुई है वाइट हाउस के खुसूसी एलची नुमाइंदा स्टीव विटकॉफ की, और इस मुलाकात में शामिल थे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची भी। यानी मिडिल ईस्ट की सूरत क्या हाल होगी, स्टेट ऑफ हुर्मुज से जो क्राइसिस पैदा हो गया है उसका सोल्यूशन क्या होगा, इन चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मिस्र को बुलाया गया है, तुर्की को बुलाया गया है, पाकिस्तान को बुलाया गया है, लेकिन उसमें भारत शामिल नहीं है। सुप्रिया श्रीनेट ने इस ट्वीट पर कोट करते हुए लिख दिया कि जो भारत के अवाम हैं वो तो धुरंधर का जश्न मनाने में मसरूफ़ है कि किस तरह धुरंधर के ज़रिए मुसलमानों को बदनाम किया गया है, मुसलमानों को दहशतगर्द साबित किया गया है। भारतीय अवाम को इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है कि जब दुनिया के कई ममालिक ये फैसला कर रहे हैं कि स्टेट ऑफ हुर्मुज उनके लिए ओपन होगा या नहीं होगा, भारत के लोगों को कुछ भी मतलब नहीं है। आगे कुछ और बातें मैं करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले देश के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये भाषण जरा सा सुनिए। पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और इसकी वजह से भारत के सामने आई चुनौतियों पर बात रखने के लिए उपस्थित हुआ हूं। अब इस संकट को 3 सप्ताह से ज्यादा हो रहा है। इसका पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर, लोगों के जीवन पर बहुत ही विपरीत असर हो रहा है। इस युद्ध ने अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ये चुनौतियां आर्थिक भी हैं, नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी भी हैं और मानवीय भी हैं। युद्धरत और युद्ध से प्रभावित देशों के साथ भारत के व्यापक व्यापारिक रिश्ते हैं। जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है वो दुनिया के दूसरे देशों के साथ हमारे व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण रास्ता है। विशेष रूप से कच्चे तेल और गैस की हमारी जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा यही क्षेत्र पूरा करता है। जब से ये युद्ध शुरू हुआ है तब से ही प्रभावित देशों में हर भारतीय को जरूरी मदद दी जा रही है। मैंने खुद पश्चिम एशिया के ज्यादातर देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ 2 राउंड फोन पर बात की है। सभी ने भारतीयों की सुरक्षा का पूरा आश्वासन दिया है। दुर्भाग्य से इस दौरान कुछ लोगों की दुखद मृत्यु हुई है और कुछ घायल हुए हैं। ऐसे मुश्किल हालात में परिवारजनों को आवश्यक मदद दी जा रही है। जो घायल हैं उनका बेहतर इलाज सुनिश्चित कराया जा रहा है। युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 3,75,000 से अधिक भारतीय सुरक्षित भारत लौट चुके हैं। ईरान से ही अभी तक लगभग 1,000 भारतीय सुरक्षित वापस लौटे हैं। इनमें 700 से अधिक मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं।
युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं देश अपनी जरूरत की 60% एलपीजी आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने एलपीजी के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही एलपीजी के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, एलएनजी, एलपीजी ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ
शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है और यही हमारी पहचान है, यही हमारी ताकत है। और हां, हमें बहुत सावधान और सतर्क भी रहना है। हालात का फायदा उठाने वाले झूठ फैलाने का प्रयास करेंगे, ऐसे लोगों की कोशिशों को सफल नहीं होने देना है। मैं देश की सभी राज्य सरकारों से भी इस सदन के माध्यम से आग्रह करूंगा, ऐसे समय में कालाबाजारी करने वाले, जमाखोरी करने वाले एक्टिव हो जाते हैं। इसके लिए कड़ी मॉनिटरिंग जरूरी है। जहां से भी ऐसी शिकायतें आती हैं, वहां त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। देश की हर सरकार और देश का हर नागरिक जब मिलकर चलेंगे तो हम हर चुनौती को चुनौती दे सकते हैं। अपने भाषण का कुछ पार्ट सुना। इस भाषण में मायूसी है, कहीं पर उम्मीद नहीं दिलाई गई है। पहली मर्तबा मैंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब को देखा कि पार्लियामेंट में वो जो बोल रहे हैं तो मायूसी के साथ बोल रहे हैं। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, कुछ वो हौसला नहीं दे पा रहे हैं, उम्मीद नहीं दिला पा रहे हैं। एक मर्तबा भी उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया, इसराइल का नाम नहीं लिया। न तो अमेरिका और इसराइल की उन्होंने आज तारीफ की, न ही तनकीद की। जबकि अपोजिशन का मुतालबा है, उनकी मांग है कि भारत में ये जो क्राइसिस पैदा हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार अमेरिका और इसराइल है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया, उनके सुप्रीम लीडर को शहीद कर दिया और फिर जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया है। भारत में अब पेट्रोल और गैस नहीं आ रहा है। जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक 60% ऑयल भारत में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से आता है। इसी तरह जो गैस है वो तो 95% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते से भारत में आता है। ये दोनों बंद है। उसके अलावा जो खाद है वो भी मिडिल ईस्ट से ही अबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए भारत में आता है, वो नहीं आ रहा है। भारत की इकोनॉमी का, मईशत का जो पूरा इन्हिसार और दारोमदार है वो खाद पर है, फर्टिलाइज़र पर है, उसकी आमद रुक चुकी है। उधर डॉलर के मुकाबले में रुपया की जो कीमत है वो गिरती जा रही है। अभी तक 90 का रेट चल रहा था कि $1 के मुकाबले में इंडिया का 90 रुपया होता है, लेकिन जो ताज़ा डेटा सामने आया है $1 के मुकाबले में इंडिया का रुपया 93 हो चुका है। तो एक तरफ $1 और उधर 93 रुपया कुछ पैसा। तो इंडियन रुपीस की जो वैल्यू है मार्केट में लगातार गिरती जा रही है। उधर कच्चे तेल की जो कीमत है आलमी मार्केट में वो भी बढ़ती जा रही है। ताज़ा रिपोर्ट यह है कि $126 पर बैरल रेट हो चुका है आलमी मार्केट में, जबकि आम दिनों में $70 फी बैरल रेट होता है। तो कच्चे तेल की जो कीमत है आलमी मार्केट में बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज अचानक एक ट्वीट कर दिया और कहा कि अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की धमकी दी थी कि अमेरिका ईरान की एनर्जी साइट्स पर हमला करेगा। और ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत चल रही है, डायलॉग चल रहा है, बातचीत अच्छी रही, इसलिए अगले 5 दिनों तक अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा। ट्रंप का जैसे ट्वीट आता है ईरान ने फ़ौरन जवाब दिया कि अमेरिका और ईरान के बीच में कोई बातचीत नहीं चल रही है, कोई डायलॉग नहीं चल रहा है। ईरान का हमला अमेरिका और इसराइल पर जारी रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ओपन नहीं किया जाएगा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ये चाल थी मार्केट से कच्चे तेल की कीमत को कम करने की, महंगाई को रोकने की, लेकिन ईरान को अच्छी तरह मालूम है अमेरिकी सदर की साजिश का, इसलिए ईरान कभी भी अमेरिका को उसके नापाक एजेंडा में कामयाब नहीं होने देगा। राहुल गांधी की एक छोटी सी क्लिप वायरल हो रही है नरेंद्र मोदी की स्पीच के बारे में। कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं। मैंने कहा कि देखिए मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है, मामला एनर्जी सिक्योरिटी का है। मामला यह है कि गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज कर दी गई है। आज अमेरिका कहेगा कि अगर हम रूस से गैस तेल खरीद सकते हैं, अमेरिका कहेगा अगर हम ईरान से, इराक से, किसी और से खरीद सकते हैं, मतलब एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। उसके बाद मैंने बोला क्यों हुई, और मैंने कहा ये जो हरदीप पुरी बैठा है
ये जिसको आपने ऑयल मिनिस्टर बनाया, ब्यूरोक्रेसी से उठा के ऑयल मिनिस्टर बना दिया, ये पहला कॉम्प्रोमाइज है। इसका तो नाम उधर एप्स्टीन फाइल में है, तो उसका दोस्त है। इसकी बेटी के कंपनी में जॉर्ज सोरोस का पैसा गया है। तो जैसे ही मैंने कॉम्प्रोमाइज शब्द का प्रयोग किया, स्पीकर कहते नहीं भैया, नहीं कॉम्प्रोमाइज सब नहीं बोल सकते। अभी आप देखना क्या होने वाला है यहां पे। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हुआ है, अभी आप देखना हिंदुस्तान में क्या होने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका को दे दी। क्योंकि नरेंद्र मोदी एप्स्टीन के कारण, अदानी के कारण, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के कारण कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। नरेंद्र सरेंडर हो गया है। आपने सुना राहुल गांधी को, और इस तरह की बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जो स्पीच है उसमें मायूसी है, उसमें कहीं पर भी आवाम को हौसला नहीं दिया गया है। और यही वजह है कि जैसे भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पार्लियामेंट में स्पीच हुई है, मीडिया में खबरें सामने आई है, उसके बाद ही पेट्रोल पंप पर भीड़ लग गई है, गैस को लेकर के क्राइसिस पैदा हो गया है। लोगों को उम्मीद दिलाने की जगह उन्होंने मायूसी दे दी है कि संकट गहरा होगा, कोविड जैसी हमें आदत डालनी होगी कि जिस तरह कोरोना में तकरीबन 2 सालों तक लॉकडाउन लगा रहा, लोगों को क्राइसिस का सामना करना पड़ा, तमाम चीज़ें बंद पड़ी थी, वैसे ही सूरत हाल का सामना है। और अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर आवाम को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ईरान के एम्बेसडर जो श्रीलंका में है, उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। Sri Lanka is our friend country, and as I told you, Hormuz Strait is not close to our friend country's vessels. Because of that, Iran always is ready to provide all necessities of friendly countries like Sri Lanka. And in any case, if Sri Lanka demands oil or any other necessity goods, Iran will supply and provide these goods to Sri Lanka. We don't want to see Sri Lanka in a trouble. And nation of Sri Lanka is very esteemed and respected people to Iran. श्रीलंका जो छोटा सा मुल्क है, हिंदुस्तान के मुकाबले में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसके लिए ईरान ने अपने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर दिया है। श्रीलंका को ईरान ने अपना दोस्त मुल्क बताया है, और उसकी वजह यह है जो पिछले दिनों खबर भी सामने आई। श्रीलंका के सदर ने कहा कि अमेरिका ने श्रीलंका से मुतालबा किया था कि श्रीलंका अपने एयर स्पेस को, अपने फौजी अड्डा को अमेरिका की आर्मी को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे, और श्रीलंका ने इनकार कर दिया। श्रीलंका ने कहा कि ईरान पर हमला करने के लिए श्रीलंका अपनी सरजमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा। दूसरी तरफ भारत को लेकर के ईरान को गुस्सा इस बात का है कि ईरान की नेवी को भारत ने ज्वाइंट एक्सरसाइज के लिए बुलाया, और जब भारत से ईरान की नेवी वापस लौट रही थी तो इंडियन ओशन में अमेरिका आकर के ईरानी नेवी पर हमला कर देता है। 130 से ज़्यादा उसमें फ़ौजी एहलकार मौजूद थे। वो जहाज़ डूब जाता है और इंडिया ने मजम्मत तक नहीं की। ईरान पर अमेरिका और इजराइल का हमला हो रहा है। अभी तक अमेरिका और इजराइल के इस हमले की ईरान ने मजम्मत नहीं की है। आज पार्लियामेंट में भी एक मरतबा नाम नहीं लिया। हाँ, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमले की कल ट्वीट के ज़रिए उन्होंने मजम्मत की, आज भी मजम्मत की है, लेकिन नाम लेना चाहिए था, वो नाम नहीं लिया गया। इसी पर लोग सवाल कर रहे हैं। पिछले दिनों मुत्तहदा अरब इमारात ने दुनिया के 22 ममालिक का एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया था, और उसमें बात शामिल थी कि ईरान जो मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों पर हमला कर रहा है सही नहीं है, लेकिन उस 22 ममालिक वाली लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं था। तो भारत की फॉरेन पॉलिसी में कुछ तब्दीली आ रही है, लेकिन इसके बावजूद जो अवाम हैं उनका मुतालबा है कि भारत को खुलकर ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहिए। इजराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश में भारत ने भारतीय अवाम का नुकसान कर दिया है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कुछ देशों के लिए मुकम्मल तौर पर खोला गया है, उसमें चीन शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, तुर्की शामिल है। ऐसा नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने की वजह से सिर्फ भारत को परेशानी हो रही है, बल्कि डेटा के मुताबिक अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज से भारत का 60% ऑयल आता है या 95% गैस आता है, तो इसी तरह
चीन का भी 1/3 जो ऑयल है, यानी जो पूरा एनर्जी है चीन की, वो भी 1/3 स्टेट ऑफ हुर्मुज से होकर के आती है। इसी तरह जापान और साउथ कोरिया का तकरीबन 70 से 75% जो एनर्जी है, खा वो ऑयल हो या गैस हो, वो स्टेट ऑफ हुर्मुज से जाता है। पाकिस्तान का तो तकरीबन 99% जो गैस और तेल है वो स्टेट ऑफ हुर्मुज से ही आता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए उसे खोल दिया गया है, चीन के लिए खोल दिया गया है। भारत के कुछ जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी गई है। एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने उस खबर को फेक बताया है। खबर ये वायरल हो रही थी कि भारतीय जहाज़ ने युआन में यानी चाइनीज़ करेंसी में टैक्स अदा करके स्टेट ऑफ हुर्मुज को क्रॉस किया है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा कि ये खबर सही नहीं है, फेक खबर है। चाइनीज़ करेंसी में भारत ने टैक्स पे नहीं किया है, लेकिन ईरान की तरफ से इस बारे में कोई खबर भी नहीं दी गई है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज को भारत की लोपेन किया जाएगा। और भारत के प्राइम मिनिस्टर के बयान ने बाज़ाब्ता वाज़े कर दिया है कि ईरान के साथ जो बातचीत चल रही थी, डायलॉग का जो सिलसिला चल रहा था, उसमें कामयाबी नहीं मिली है और ईरान इस मुश्किल घड़ी में भारत को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। ये ईरान भारत को अपने दोस्तों में शुमार नहीं कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखिए, मुझे बताइए, फिर मुलाकात होगी।